हेलो बच्चों, क्या लग रहा है इतनी तैयारी से आपके 90-95% स्कोर बन जाएंगे? अगर बन जाएंगे अच्छी बात, नहीं बन पाएंगे तो आओ मैं बताता हूं, ये पूरा सेशन आपके लिए है। कुछ मेरे स्ट्रेटजी हैं जो मैं हमेशा बताता हूं उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई थोड़ी डमाडोल चल रही है और जिनको लग रहा है कि 90-95% स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। आओ मैं बताता हूं कैसे 90-95% स्कोर आप अचीव कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो, सबसे पहली बात, जो मुख्य बात यह है कि अगर हम लड़ाई करने जाते हैं तो अपने हथियार को सबसे पहले लेकर चलते हैं। वैसे ही सिमिलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरी अपनी सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी इस प्रकार की, आपका पूरा सिलेबस है क्या। अगर आप क्लास 12th में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो बायोलॉजी, मैथ स्ट्रीम से है मैथ, साथ में इंग्लिश, हिंदी। और यदि अगर आप 10th में हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो साइंस में है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ड्राइंग, ये सब। अब उन सिलेबस में जो आपके कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं, उन पर मेन फोकस होना चाहिए कि आपका वो अध्याय कितना है। उस अध्याय के अकॉर्डिंग आप क्या करो कि पूरा सिलेबस का एक पूरी कॉपी पेज निकालकर अपने दीवार पर जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। अब जो आपकी सिलेबस है यही आपका हथियार है। कैसे? उन सिलेबस को देखो कि आपने अभी तक कितना पढ़ रखा है। अगर उतना पढ़ाई आपकी कंप्लीट हुई है तो उस पर ट्रिक लगाओ और ट्रिक लगाकर ये इमेजिन, अपने थॉट्स को थोड़ा बिल्ड करो और सोचो कि क्या जो आपने पढ़ रखा है वो आपके दिमाग में है, या जो आपने जो चैप्टर पढ़ रखा है उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं जो आपके दिमाग में अभी भी चल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सही हो बॉस। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप क्या करो कि रोज के लिए अब आप अपना डेली टाइम टेबल बनाओ और प्रतिदिन अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाओ कि आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतरीन हो। मैं अगर बात करूं तो मैं ऑफलाइन बच्चों को हमेशा ये बताता हूं कि आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, डेली रूटीन टाइम टेबल, वो डेली रूटीन टाइम टेबल जब आप सोच के जगते हो उसी टाइम स्टार्ट होना चाहिए। आप हमेशा अपने पास एक पॉकेट डायरी रखो, पॉकेट डायरी में ही आप नोट डाउन करो। कैसे? जैसे मान लो कि आप सुबह जगे और सुबह जगते ही आपने मॉर्निंग का टाइम सेट किया कि आपने मॉर्निंग में टाइम सेट किया, फिर आपने एक आफ्टरनून का टाइम सेट किया और आपने एक इवनिंग का टाइम सेट किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने ये टाइम बहुत बढ़िया चूज किया है, 1, 2 और 3। और प्रत्येक टाइम पे आपने 3-3 घंटे को रिजॉल्व किया है कि 3 घंटा पर टाइम आप पढ़ेंगे। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है मॉर्निंग का, उस मॉर्निंग के टाइम में आप ये सोचिए कि आप कम से कम 2 से 3 घंटा अध्ययन करें और उस 2 से 3 घंटे में आपका जो टफ है, जैसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री हो गया या मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, और जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए साइंस और मैथ, ये टफ है, उनको लगता है कि ये टफ है, उनको सुबह पढ़ें। सुबह पढ़ें तो कैसे पढ़ें? कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बनाओ, डेरिवेशंस पे पकड़ बनाओ और फॉर्मूले को बार बार लिख लिख कर दिमाग में सेट करो और वो फॉर्मूला कहां से निर्मित हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी जानकारी आपको बेहतरीन होनी चाहिए और बढ़िया से आप उस पर पकड़ बना लीजिए। ठीक बात। दूसरी, आफ्टरनून में क्या करें? आफ्टरनून में देखो, वो सब्जेक्ट चुनो, जो सब्जेक्ट थोड़ा हल्का लगे आपको, थोड़ा हल्का, वो सब्जेक्ट जो थोड़ा हल्का लगे आपको, वो सब्जेक्ट चुनो। जैसे मैं क्या हुआ, मैं कहूं तो बायोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, थोड़ी हल्के सब्जेक्ट्स, और यहीं पर सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सर इवनिंग में क्या करें? इवनिंग का जो रूटीन है, उस इवनिंग में आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बहुत जरूरी है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। और रात में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आपको यह होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइम इतना बचा लो कि आप जो दिन का पढ़े हो उस दिन का आप रिवाइज कर लो, कम से कम
पर सब्जेक्ट 10 से 15 मिनट, ये सबसे आपका गोल्डन चार्म होगा। फिर मैं कहूं कि उसके बाद क्या करना है, इन सब चीजों को फ्लो में मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो इन सभी को फ्लो में मेंटेन रखने के लिए आपको नोट्स बहुत बेहतरीन बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही बेहतरीन कर पाता है जिसके नोट्स बेहतरीन होते हैं, जो बढ़िया से अपनी जो है पर क्लास अटेंड करके उसने बहुत विधिवत तरीके से नोट्स बनाया हो और साथ में उसने पीवाईक्यू बढ़िया से लगाया हो। पीवाईक्यू आप एनसीईआरटी चुन सकते हैं कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। जो चैप्टर आप पढ़े हो, जिस चैप्टर का आप अध्ययन बढ़िया से कर चुके हैं, उसका नोट्स बेहतरीन बना चुके हैं, आप रिवाइज कर चुके हैं, तो क्या करिए कि आप नोट्स पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाइए। सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने लगा लिए, अब तो प्रीवियस ईयर लगातार जितने 5 से 10 साल में लगातार जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखो और वो सारे क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करो या नोट्स जो है उनमें ट्रिक लगा लो। इससे क्या होगा कि जो आप क्वेश्चंस अभी देखे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो लगातार क्वेश्चंस आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया और वो आपके दिमाग में सेट हो गया। अब उतनी करने के बाद वो तो आपका मार्क्स सेट कर दिया ना कि इतना मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपने ये क्लियर कर लिया। ये यहीं पर क्लियर होना चाहिए, हर रोज का हर रोज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात कि वीकली प्लान में बनाऊंगा, मैं एक और चीज करूंगा कि मैं वीकली प्लान बनाऊंगा। वीकली प्लान का मतलब कि मेरा प्लान होगा मंडे से लेके फ्राइडे का। मैं इसको भी 3 टर्म्स में तोड़ूंगा, मंडे से फ्राइडे में मेरा ये टारगेट होगा कि मेरा जो चैप्टर मैंने जो कंप्लीट नहीं किया है उस 9 किए हुए कंप्लीट चैप्टर्स को मैं अध्ययन करूं और मेरा टारगेट होगा कि मैं न्यू टॉपिक्स सीखूं, ठीक है बेटा, न्यू टॉपिक्स। और इस टॉपिक्स के सीखने के साथ साथ एक और चीज आप बहुत ध्यान से करेंगे कि आप इनके जो है डेरिवेटिव्स और जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उन प्रैक्टिकल पोर्शंस पे भी आप पकड़ बनाए रखेंगे। फिर मंडे टू फ्राइडे हो गया, फिर सैटरडे को मैं क्या करूंगा, सैटरडे को मैं क्या करूंगा, सैटरडे को आप करोगे बेटा, सैटरडे को आप जो ये मंडे टू फ्राइडे आप पढ़े हो उसका फुल रिवीजन क्या करोगे आप, फुल रिवीजन। जो आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़े हो उसका आप क्या करोगे, फुल रिवीजन। सर संडे तो रेस्ट हो गया, नहीं, संडे में खुद का आकलन करें। जो अगर टेस्ट हो रहा हो तो ठीक है, नहीं टेस्ट हो रहा है तो खुद सेल्फ टेस्ट क्रिएट करें या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, ये टेस्ट और टेस्ट के साथ साथ मैं कहता हूं इसमें सेल्फ एनालिसिस करें, एनालिसिस कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है और कितना आपके दिमाग में खोपड़े में घुस चुका है। तो वो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो वीकली प्लान मेरी स्ट्रेटजी में ये चौथा नंबर का जो आता है वो वीकली प्लान में आपको ये हमेशा आपको तय रखना पड़ेगा कि मंडे टू फ्राइडे आप न्यू टॉपिक्स और पुराने टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन के साथ साथ न्यू टॉपिक्स, न्यू क्वेश्चंस, डेरिवेटिव्स एंड प्रैक्टिकल्स पर फोकस रहना चाहिए। और साथ में सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन आप पूरा रिवाइज मार दो और संडे को आप सेल्फ एनालिसिस के लिए टेस्ट दे दो। अगर टेस्ट दे लिए तो भाई साहब बेहतरीन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो टेस्ट देने से क्या होता है कि आपका माइंड बूस्ट होता है, आपको लगता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूं। हमेशा टेस्ट क्या होता है कि आपको एक बूस्ट देता है। अब रही बात कि रिवीजन साइकिल कैसा होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें। मान लो कोई चीज हमने पढ़ा, तो मैं पहली बार कोई चीज यदि पढ़ रहा हूं तो पहली बार यदि पढ़ोगे तो पहली बार पढ़ने के बाद उसी दिन 10 मिनट से 15 मिनट का रिवीजन मैं लूंगा। उसी दिन 10 से 15 मिनट का रिवीजन। सर ये पहला सेट हो गया कि मान लीजिए कि मैं पहली बार कोई चीज देख रहा हूं, मैं कोचिंग में गया सपोज या स्कूल में गया, वहां पर यदि आप जा रहे हो और पहली बार कोई चीज देख रहे हो, पढ़ाया जा रहा है पहली बार आपको, तो आप क्या करोगे, उसको घर पर आकर उसी दिन 10 से 15 मिनट आपका ये फोकस होना चाहिए कि उस टॉपिक पर आप समय दें और उसको पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है। दूसरी जो मुख्य बात ये है कि दूसरी बात जो है
ये दूसरी बात को ही हम दूसरी बार लिख रहे हैं कि इसको दूसरी बार कैसे पढ़ोगे। दूसरी बार, दूसरी बार, दूसरी बार कब पढ़ना है? 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। मतलब जो टॉपिक आप आज पढ़ रहे हो और आज आपने पढ़कर आज ही रिवाइज कर लिया, अब इसको कल नहीं पढ़ना, सीधे परसों पढ़ना है, दूसरे दिन। और दूसरे दिन भी आपको 10 से 15 मिनट, अगर आप ज्यादा भूल रहे हो, ज्यादा भूल रहे हो तो आप स्टार्टिंग से लेके 20 से 25 मिनट का टाइम दीजिएगा। 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। क्या सर इससे याद रहेगा? बेटा इससे सभी बच्चों को याद रहता है, यही मेथड ही है, यही एकमात्र मेथड है जिस मेथड से सभी बच्चे याद रखते हैं। और तीसरा में तीसरी बार कब पढ़ें? तीसरी बार, तीसरी बार कब पढ़ें? तो वही हमने कहा है कि 1 हफ्ते पे। कब? 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद। जैसे आज आपने पढ़ा तो आज का दिन नोट कर लिए, और आज के 1 दिन बाद छोड़ के दूसरे दिन आपने रिवाइज मार लिया। और दूसरे दिन बाद आप रिवाइज मारने के बाद फिर क्या करो? तीसरी बार आप रिवाइज करो। और रिवीजन का यही साइकिल होता है, रिवीजन का यही साइकिल होता है। साइकिल कैसे होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? वो गाना आया था ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा। पहली मर्तबा में क्या करना है कि जो पढ़ाया गया है उसको आकर रिवाइज करना है 10 से 15 मिनट उसी दिन। और दूसरी मर्तबा में क्या करना है कि 2 दिन बाद उसी सेम टॉपिक को आपको रिवाइज करना है पूरी विधिवत तरीके से। फिर तीसरी दिन, जो तीसरी बार होगा वो हफ्ते पे होगा। और हफ्ते पे आप कैसे रिवाइज करोगे? नोट से नहीं, दिमाग में सोचकर कि आपको कहां भूल हो रही है, आप कहां कितना टॉपिक भूल रहे हो। अगर वो टॉपिक पूरा भूल रहे हो तो पूरा रिवाइज करना, जहां भूल रहे हो वहां रिवाइज करना, यदि ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए बेहतरीन है। अब रही बात कि सर इससे क्या होगा, ये साइकिल क्या करेगा? इस साइकिल से जो भी आपने पढ़ा वो आपके तीसरी बार के बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस साइकिल से चैप्टर दिमाग में सेट हो जाता है। तो जो भी आप टॉपिक पढ़े हो, ये साइकिल आपने रूटीन फॉलो किया, रिवीजन साइकिल, इसको मैं गोल्डन रूल कहता हूं। गोल्डन रूल, हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा, इसे गोल्डन रूल मैं कहता हूं। क्योंकि गोल्डन रूल इसलिए क्योंकि हर एक बच्चे ने इसको अपनाया है, और जिस बच्चे ने इसको अपनाया है उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया पुष्ट हुआ है। 90 से 95% मार्क्स वो ले आया है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो सेलेक्ट हुआ है। मैं वैसे बच्चों को जानता हूं, तो इसलिए आपको मैं ये बात इतनी एश्योरिटी से बता पा रहा हूं। ठीक है। तीसरी बात यहां पर समझो कि मेरे स्ट्रेटजी में 6वें पॉइंट पे जो आता है वो सब्जेक्ट वाइज, यहां पर सब्जेक्ट वाइज टिप्स है कि सब्जेक्ट वाइज में प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो आप सब्जेक्ट तो पढ़ते हो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में हमारा क्या, किस पर फोकस होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि मैथ्स हो या फिजिक्स हो, इसमें क्या चीज पे फोकस रखो? फॉर्मूला पे। और मैथ्स है तो उसके एग्जांपल्स देखो, कैसे एग्जांपल्स लगाए गए हैं। और फिजिक्स है तो एनसीईआरटी में एग्जांपल जो दिए हैं उनको देखो, और साथ में बार बार लिखकर सॉल्व करो। बार बार लिखकर सॉल्व करने का मतलब कि क्वेश्चंस एक बार कर लो तो फिर दोबारा उस क्वेश्चंस को कुछ दिन बाद आप देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो बिना कहीं से हिंट लिए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो वो सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। फिर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री, ये तो मैथ और फिजिक्स में बात कर लिया, फिर मैं कहूं कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत कुछ सिखाता भी है। तो यहां पर क्या करना कि रिएक्शंस को देखो और रिएक्शंस को टेबल बनाकर याद करो, और एक फ्लैश कार्ड्स बनाओ। फ्लैश कार्ड्स का मतलब कि जो आपको तुरंत इमेजिन करा पाए, आप एक छोटे छोटे पर्चों पर लिख सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ। ठीक है। बायोलॉजी में जो मुख्य चीजें हैं कि बायोलॉजी में एक तो बात सत्य है कि डायग्राम होता है, तो डायग्राम्स और कीवर्ड लिखकर याद करो कि उस टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड्स हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो रिप्रोडक्शन आप पढ़ रहे हो, तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट कितने से होते हैं उनको याद रखो, उसमें क्या क्या मेन टॉपिकल चीज है वो याद रखो, कीवर्ड याद रखो। यदि कीवर्ड याद रखे हो तो बोर्ड का एग्जाम लिख लोगे। लेकिन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो पूरी जो कॉन्सेप्ट्स है वो टोटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। फिर मैं बात करूं कि इंग्लिश और हिंदी,
उससे पहले सोशल साइंस। सोशल साइंस अगर क्लास 10th में हो तो सोशल साइंस की आपको जरूरत पड़ेगी और इसको भी पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे? तो आप सोशल साइंस में डेट इवेंट्स को टाइमलाइन चार्ट बनाओ, डेट्स और इवेंट्स का टाइमलाइन चार्ट बनाकर याद कर सकते हो। सोशल साइंस में यही है कि कब क्या कैसे कहां, इसको याद करना है। अगर ये याद है तो आप लिख ले जाओगे। फिर इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में सबसे ज्यादा, इंग्लिश में तो ग्रामर, ग्रामर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करो कि किसी भी टॉपिक को अगर एस्से है या लॉन्ग आंसर टाइप है, लेटर है, एस्से है, इनको लिखना है तो कैसे आप लिखोगे, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन जरूरी है इन सब चीजों पे आपकी पकड़। सातवें टिप्स पे मैं हमेशा बात करता हूं, सातवां टिप्स, और सातवां टिप्स ये है कि जब लास्ट का 5 मंथ बचा हो, देखो ये आज की बात मैं बोल रहा हूं कि यहां से अब आपके पास 5 मंथ बचे हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो मेन टॉपिक है, मेन चीज जो है वो क्या है कि नोट्स, सबसे पहली बात की नोट्स, और उसके बाद पीवाईक्यू और साथ में सैंपल पेपर, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मैं हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि जब आपके पास लास्ट के 5 मंथ हो तो क्या करिएगा, नोट्स पे पकड़ रखिएगा, नोट्स में कराए हुए क्वेश्चन पे पकड़ रखिएगा, पीवाईक्यूज लगाइएगा और सैंपल पेपर को देखिएगा। और साथ में कम से कम हफ्ते में कम से कम 2 बार, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है पूरा तो फुल मॉक टेस्ट दो, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो जितना कंप्लीट हुआ है, 1 पोर्शन कंप्लीट हुआ है एनसीईआरटी, तो पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट दो, जरूर दो। जहां भी चल रहा है वहां जाके दो, बस दो। साथ में टाइम मैनेजमेंट करना सीखो कि 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो 3 घंटे में यदि हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो वही 3 घंटे को आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उस मॉक टेस्ट में उसको मैनेजमेंट करने की कोशिश करो कि 3 घंटा में हमारा कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, हर एक क्वेश्चन को हम उस तरीके से लिखें जैसा डिमांड है, एग्जामिनर का, पेपर का जैसा डिमांड है वैसे हम उसको सॉल्व करके आए। ठीक है जी। अब यहां पर 8वीं बात जो मेरी सबसे तगड़ी स्ट्रेटजी है वो यहीं पर है कि देखो एग्जाम टाइम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं एग्जाम टाइम तक की बात कर रहा हूं कि एग्जाम टाइम पे तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो पहले देखो, पहले क्या करोगे, इजी क्वेश्चंस लगाओगे, पहले इजी क्वेश्चंस, पढ़ाई सबसे टफ वाली पहले करते हैं, फिर इजी, देन क्वेश्चंस। लेकिन इसमें क्या करोगे कि पहले इजी क्वेश्चंस को करोगे, इससे क्या होगा कि तुम्हारा पेपर जो है, पेपर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा मतलब क्या है कि तुम अपने आप को उस तरीके से अपने आप को फील करोगे कि बस करो कि मेरा पेपर बेहतरीन जाएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको हर एक क्वेश्चंस को बेहतरीन करने में लगा देगा। दूसरी बात कि ये जब इजी क्वेश्चंस कर लें तो इजी क्वेश्चन के बाद लॉन्ग आंसर्स में हेडिंग, सब हेडिंग और डायग्राम यूज करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें हेडिंग्स, कितने हेडिंग्स में है, सब हेडिंग और उसमें डायग्राम का यूज जरूर करेंगे अगर वो डायग्रामेटिक है तो। ठीक है। और तीसरा, मेरी जो खास बात यह है, जो आपके लिए संदेश है कि यदि अगर लास्ट का 15 मिनट बचे तो उस लास्ट के 15 मिनट में आप इतना कोशिश करना कि पेपर के लास्ट 15 मिनट आपको मिल जाए, और उसमें सिर्फ यही करना जो आपने लिखा है उसको पूरा रिवाइज कर लो, देख लो कि आपने कहां कुछ गलती तो नहीं की है। अगर गलती की है सुधार करो, नहीं किए हो तो पेपर को सबमिट करने के लिए अब आप तैयार हो जाओ। ठीक है। अब ये आपकी लास्ट स्ट्रेटजी के बाद मैं कहता हूं कि आपका रिजल्ट 110%, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हुए आओगे तो 90 से 95%, 95+% आपके बोर्ड में बन के आएंगे। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने जा रहे हो और इस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हो, यहीं से स्ट्रेटजी बनाए जा रहे हो, तो यकीन मानो कि आप वहां पर भी फोड़ के आओगे। ठीक है। तो मेरी पूरी इस स्ट्रेटजी को जो बच्चा फॉलो किया बेटा, वो स्कोर हमेशा उसका बूस्ट हुआ है, और मैं इसको गारंटी एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि ये उन बच्चों ने अप्लाई किया है जो मेरे यहां से ऑफलाइन में 97, 97, 95, 93, 92, 91, 90% स्कोर लाए।
तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। आपके लिए भी कठिन नहीं है, बस स्ट्रेटजी फॉलो करो और फोकस होके पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, जो भी पढ़ो कॉन्फिडेंटली पढ़ो, फोकस होके पढ़ो। ठीक है, इन्हीं बातों पे मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देता हूं। इन सब बातों को मैंने बता दिया है, फॉलो करना आपको है। यदि आपने किया तो बेहतर रिजल्ट, बेहतर से बेहतर बनना तय। ठीक है, मिलते हैं। सो थैंक यू।